पिछले एपिसोड में बता देता हूँ, हमने देखा था कि जोयान रुइंस के पास जाता है, लेकिन तभी झानलाओ ने उसे रोका था और कहा था कि भाई यहाँ पे एक बंदा है। तभी जॉन उस बंदे को मारने के लिए अपने डेमन पपेट का यूज करता है। डेमन पपेट उसकी लंका लगा देता है, जिसके बाद हमने देखा था जॉन वहाँ पे जाता है और रुइंस के अंदर बैठकर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जॉन की पावर काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ लॉन्गी बुरी तरीके से पिट रहा होता है। हालांकि जॉन जल्दी ही एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके टू स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। साथ ही हमने देखा था जोयान वहाँ पे पहुंचकर दोनों ही ट्राइब के तीनों ही लीडर्स को मार देता है। काफी स्पीड से मार दिया था, है ना। जहाँ पे मोली के ऊपर तो जोयान ने, जो स्नेक टाइप का बंदा था, अपने डायमंड पपेट को छोड़ा था। और डायमंड पपेट भी इतना ज्यादा हरामी भाई, वो मारता पीटना नहीं है, वो जिंदा खा लेता है उसको। वो कहता है बड़े दिनों बाद भोजन मिला, आत्मा तृप्त हुई। जिसके बाद वो कहता है मेरे ठरकी भगवान, रोज खिलाता रहे मुझे ऐसे इंसान, तभी तो है तू महान। देन हमने देखा था जो बाकी के बचे हुए लोग होते हैं उनका तो मोरल ही डाउन हो गया था कि भाई जब इन्होंने हमारे लीडर्स को पेल दिया तो हमारी क्या ही औकात है। जिसके बाद जोयान कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और उन सभी को वहाँ से भगा देता है। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था, तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। चलो देखते हैं ये एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर ही देना। साथ ही कमेंट का तो पता ही है ना कितने करना है, बहुत सही, होशियार हो यार। सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और वो वीडियो जरूर देख के आना। लास्ट में मैंने नोवेल के हिसाब से भी बताया है। और बताना सोलैंड 2 की नोवेल के आगे के एपिसोड को मैं एक्सप्लेन कर दूं नोवेल के अकॉर्डिंग, कि एपिसोड ही एक्सप्लेन करें। चलो अब देखते हैं। उन सभी को भगाने के बाद जोयान अपने हैवी जॉन रूलर को भी अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है और इसके बाद लॉन्गी की तरफ देखता है, जिसकी चोटों में धीरे धीरे सुधार हो रहा होता है। और कम से कम उसकी लाइफ खतरे में नहीं थी, यही काफी बड़ा सुकून था। साथ वो ह्यूमन बॉडी में होता है और ठीक हो रहा होता है। साथ ही इस बार लॉन्गी काफी ज्यादा हेवीली इंजर्ड हो गया था, और अगर जोयान उस टाइम पे प्रीसियस मूवमेंट में बाहर नहीं आया होता तो शायद लॉन्गी सचमुच मार दिया जाता। जिसके बाद जोयान अपने आसपास की एरिया को स्कैन करता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैला देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। हालांकि जोयान कल्टीवेशन नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपने आप को शांत करना चाहता था। साथ ही उसने फील किया था कि आसपास का कोल्ड किलिंग इंटरटोरा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिसके बाद कुछ ही टाइम बाद जोयान फिर से खड़ा होता है और डायमंड ग्रेवयार्ड के डीप एरिया की तरफ देखता है। जिसके बाद वो जोयान उस तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसके बगल में ब्लू कलर की लाइट साइन होती है, जो कि झानलाओ थे। जिसके बाद वो कहता है रुको रुको, मैं अंदर की जगह को महसूस कर सकता हूँ, मुझे डर है कि यह आसान नहीं है और तुम केवल 2 स्टार डाउडी हो। क्या तुम वास्तव में अंदर इंटर होना चाहते हो? और इसके अलावा तुम्हारा कल्टीवेशन अभी स्टार्ट हुआ है। साथ ही आपकी इस जर्नी का मेन मोटिव है ब्लड एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना, ना कि यहाँ पे बेकार में खूना खराबा और फाइट करना। और ऐसा कहते वो जोयान को रोक देते हैं। तभी जोयान कहता है ब्लड एसेंस को स्मेल्ट करना, बट कैसे? जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि इस अननोन से वर्ड का मतलब क्या था, इसलिए वो कहता है ब्लड एसेंस स्मेल्टिंग से आपका मतलब क्या है। जिसके बाद जोयान गोल्डन टावर के अंदर एंटर हो जाता है और गोल्डन टावर के अंदर लॉन्गी को बैठाने के बाद जोयान एल्डर झान की तरफ देखता है। साथ ही इस टाइम पे झानलाओ के चेहरे पर काफी ज्यादा अजीब स्माइल होती है। और इसके बाद वो अपने हाथ को हिलाते हुए सीधा ही गोल्डन टावर के सेंटर की तरफ जाने लगते हैं और जोयान भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी ओल्ड झान अपने हाथ को स्लैश करते हैं और इसके बाद उस जगह पे गोल्डन टावर के अंदर की कोई लेयर हट जाती है और सेंटर में एक पतली सी हवा के बाद ब्लड का एक बहुत बड़ा पूल दिखाई देता है। ये देखकर जोयान तुरंत कहता है ये क्या है, और इसे देखकर जोयान काफी ज्यादा हैरान भी होता है। साथ ही जोयान उस पूल के अंदर से पावरफुल क्विक फ्लक्चुएशन को फील कर सकता होता है। साथ ही इसके अंदर बुलबुले भी डूब रहे होते हैं और बुलबुले उग रहे होते हैं और ब्लास्ट हो रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, फूट रहे होते हैं। तभी ओल्ड जान स्माइल करता है और जॉन को समझाते हुए कहते हैं ये डायमंड ट्राइब के ब्लड एसेंस का ब्लड पूल है। साथ ही आप अगर न्यू फ्लेम मंत्रा को पूरी तरीके से कल्टीवेट करना चाहते हैं तो आपके पास डायमंड ट्राइब का भी ब्लड होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर। साथ ही ब्लड लाइन और ब्लड एसेंस को स्मेल्टिंग करने से मेरा मतलब यही था। तभी जॉन कहता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे न्यू फ्लेम मंत्रा में आगे बढ़ने के लिए डायमंड ट्राइब के ब्लड की जरूरत होगी। इस टाइम पे जॉन काफी हैरान होता है कि फ्लेम मंत्रा जिसमें आगे बढ़ना उसे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था, हालांकि उतना भी मुश्किल नहीं था। तभी एल्डर झाओ कहते हैं घोस्ट सोल के कारण, क्योंकि डायमंड ट्राइब के ब्लड वाले ही घोस्ट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए। और इसके बाद जोयान के दिमाग में डाउडी कॉन्टिनेंट की कुछ नॉर्मल से मेथड और इन्फॉर्मेशन वो इंजेक्ट कर देते हैं और जोयान अपनी आंखों को बंद करके हल्के से इस इन्फॉर्मेशन को असेंबल करने लगता है। जिसके बाद जोयान को चीजें पता चलती है कि एशियन टाइम से दुनिया में सबसे पहले जब ये ओपन हुई थी तो इस जगह पर 3 पीक फैमिलीज का जन्म हुआ था, ह्यूमन, मॉन्स्टर और डेमन। साथ ही तीनों ट्राइब्स में अपने अपने मतभेद थे। साथ ही उनके कल्टीवेशन टेक्निक्स भी अलग अलग और अनूठी थी और उनकी अपनी अपनी अनोखी पावर्स भी थी। स्वाभाविक तौर पर यह कहने की जरूरत नहीं थी कि ह्यूमन ट्राइब सबसे ज्यादा होशियार और व्यापक थी। चाहे वो कहीं भी हो, लगभग हर स्तर पर ह्यूमन ट्राइब कल्टीवेशन टेक्निक्स और कोई मेथड्स को अपग्रेड करती जा रही होती है और अपनी पावर को बढ़ाती जा रही होती है। यहाँ तक कि उसने हेवन अर्थ की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करना सीख लिया होता है और वो इसी पर डिपेंड थी। साथ ही अपने बैटल स्किल्स को उपयोग करने के लिए बैटल क्विक का यूज करना ये काफी ज्यादा स्टेबल रिट्रीट की मेथड थी, लेकिन इसमें जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा धीमी थी। साथ ही ह्यूमन ट्राइब के लिए 3 सरप्राइज में से पहली थी स्काई फायर, जिसे वो अब्सॉर्ब कर सकते थे, जिससे उनकी अटैक पावर और
स्किल रिफाइनमेंट में काफी ज्यादा सुधार होता था। साथ ही एशियन ब्लड लाइन वाली जो ट्राइब याओजू, वो भी एक मिस्टीरियस ट्राइब थी। याओजू मतलब मॉन्स्टर्स। साथ ही वो उनके ऐसा नहीं था कि उनकी पावर वीक थी, बल्कि वो लड़ने के लिए अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी पर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती थी। यहाँ तक कि समान या इक्वल लेवल के ह्यूमंस भी मॉन्स्टर ट्राइब की फिजिकल स्ट्रेंथ के सामने मेल नहीं खा सकते थे। साथ ही मॉन्स्टर ट्राइब 3 अजीब चीजों में से स्पिरिट सील को ऑब्जॉर्व कर सकती थी, और स्पिरिट सील का मेन काम फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना था। साथ ही मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा रेयर्स और मिस्टीरियस ट्राइब थी। साथ ही डेमन ट्राइब और ह्यूमन ट्राइब के बीच कोई ज्यादा जरूरी अंतर नहीं थे, और वो दोनों ही बैटल क्वी को कल्टीवेट करते थे, लेकिन ब्लड के डिफरेंस के कारण उनके कल्टीवेशन के तरीके अलग थे। जैसे मॉन्स्टर न केवल हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते थे, बल्कि वो सीधा ही मैजिकल कोर की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व करके अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। हालांकि वो सबको ऑब्जॉर्व तो नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ हिस्से को ऑब्जॉर्व कर सकते थे। साथ ही इसके बाद आते थे डेमन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते थे। यहाँ तक कि डेमन 3 मिस्टीरियस चीजों में से घोस्ट सोल को ऑब्जॉर्व कर सकते थे, जिससे उनकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ सकती थी। हालांकि उनकी स्पिरिचुअल पावर और स्पिरिट के लेवल पर डिपेंड करता था। हालांकि इन तीनों ही ट्राइब्स में डेमन ट्राइब को छोड़कर जो केवल कुछ ही लेवल्स पर मौजूद थी, ह्यूमन ट्राइब और मॉन्स्टर ट्राइब के बीच में निरंतर ही फाइट्स होती रहती थी। साथ ही तीनों ट्राइब्स की अलग अलग स्पेशलिटीज के कारण तीनों ही ट्राइब अजीब अलग अलग चीजों को ही ऑब्जॉर्व कर सकती थी। इसलिए डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इन तीनों ही पावरफुल चीजों को कोई भी एक अकेला पर्सन ऑब्जॉर्व नहीं कर पाया था, और ये तीनों चीजें शायद इस कॉन्टिनेंट के अंदर इन तीनों ही लोगों के लिए अवेलेबल लगती थी। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट पर एशियन टाइम में हेवन और अर्थ के बीच में काफी ज्यादा ग्रेट फाइट हुई थी, जिसे एशियन डिजास्टर कहते थे। और डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उस टाइम पर लगभग हर जगह पर चीख पुकार मची हुई होती है, और जो लोग कई वर्षों तक यहाँ पर थे उन्होंने भी इस फाइट को देखा था। और इस फाइट के कारण मॉन्स्टर्स की स्पेशल और फास्ट कल्टीवेशन टेक्निक के कारण उन्होंने ह्यूमंस और डेमन्स के बीच में सबसे पावरफुल इफेक्ट डाला था। हालांकि तीनों ही ट्राइब्स के बीच की फाइट लगभग बैलेंस थी, लेकिन तीनों ही ट्राइब्स के कल्टीवेशन मेथड्स में अंतर होने के कारण तीनों ही ट्राइब्स के बीच में धीरे धीरे डिफरेंस पैदा होने लगा। साथ ही मॉन्स्टर ट्राइब अपनी तेज कल्टीवेशन मेथड पद्धति के कारण धीरे धीरे बाकी की 2 ट्राइब से अलग होती गई। दूसरा ह्यूमन ट्राइब मॉन्स्टर ट्राइब के बीच का बैलेंस भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा, जिसके बाद मॉन्स्टर से अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और ह्यूमंस के ऊपर फाइट स्टार्ट कर दी थी। और उस टाइम पे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर हर जगह केवल लाश और खून ही बिखरा हुआ होता था। लेकिन जब हर कोई लगभग निराश होने लगा था, तब एक आइडल जिसका नाम पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में गूंजता था, घोस्ट टेम्परर इमॉर्टल मोस्ट पॉपुलर डाउजियन पावर हाउस डाउडी कॉन्टिनेंट के क्रिएटर वहाँ पे अपेयर होते हैं। और वो डूजियन पावर हाउस डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर सभी जिंदा चीजों को इग्नोर करते हुए अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही आकाश को ढक लेते हैं, और अपनी पावर के साथ लगभग 100 सालों से चल रहे इस बैटल को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। साथ ही वो डाउजियन पावर हाउस डाउडी वर्ल्ड के अंदर बैलेंस को स्थापित करते हैं और तीनों ही ग्रुप्स की पावर को लगभग इक्वल कर देते हैं। इसीलिए अगर आप अपने फ्लेम मंत्र को हाई लेवल तक एक्टिवेट करना चाहते हैं और डाउडी के बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको इस ब्लड एसेंस को ऑब्जॉर्व करना होगा, ताकि आप उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकें जो आपके लिए जरूरी है। ओल्ड झान की बात को सुनकर जो यान तुरंत ही उन्हें देखता है, उसकी आंखें पहले ही खुल चुकी होती है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी ओल्ड झान कहते हैं, लेकिन तुम्हें मैं बता दूं, ब्लड एसेंस को ऑब्जॉर्व करना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि ट्विस्टर डाउडी के पावर के बिना तो जिंदा रहना भी इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि मैंने आपको ट्विस्टर डाउडी में ब्रेक थ्रू करने के लिए कहा था। हालांकि आपको अभी भी गला घुटन जैसा दर्द तो होगा, लेकिन फिर भी आपको इसे बर्दाश्त करना है, अपनी विल पावर पर ट्रस्ट करना है। और अगर आपको लगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरी बात मानो, हेवन और अर्थ के बीच में तुम गायब हो जाओगे। साथ ही ओल्ड झान की आवाज काफी ज्यादा भारी होती है, जिसके बाद वो बताते हैं, ये ब्लड चेंजिंग टेक्निक लगभग तुम्हारी बॉडी से ह्यूमन ब्लड को निकालकर मॉन्स्टर ब्लड को इंजेक्ट करने जैसा ही है। साथ ही दोनों ब्लड को तब तक मेल्ट किया जाएगा जब तक कि वे एक साथ फ्यूज नहीं हो जाते। साथ ही ये पूरा ही प्रोसीजर काफी ज्यादा पेनफुल है, और सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास ह्यूमन और डेमन्स, ह्यूमन और मॉन्स्टर दोनों का ही ब्लड होगा, तो स्वाभाविक तौर पर आपके पास दोनों की स्ट्रेंथ भी होगी। साथ ही आपके सक्सेसफुल होने के बाद आपकी पावर 1 स्टार डाउडी लेवल के स्टार्टिंग लेवल पर वापस आ जाएगी। लेकिन आपको इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेमन ब्लड आपकी ताकत को 2 स्टार डाउडी तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। साथ ही इसका जोखिम तो काफी ज्यादा बड़ा है इस डेमन ब्लड को रिफाइन करने का, लेकिन इसके प्रॉफिट भी काफी ज्यादा है, इसीलिए आप डिसीजन ले सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो जो यान की तरफ देखने लगते हैं और जो यान के डिसीजन का वेट कर रहे होते हैं। ये सुनकर जो यान की भी भौहें चढ़ जाती है, क्योंकि उसे ही पता था कि ये खतरनाक प्रोसीजर है जिसमें काफी ज्यादा पेन होने वाला है, और अगर वो इसे पूरा नहीं कर पाया तो वो लगभग मारा भी जा सकता है, जो कि जो यान एक्सेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वो जानता था कि इसके प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होने वाले हैं, और अगर एक बार उसने ये पेन झेल लिया तो शायद फ्यूचर में उसे काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकता था। साथ ही जॉन को ये भी पता था कि जब तक वो डाउडी को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता, तब तक वो अपने एंसेस्टर्स और अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए बुकी कॉन्टिनेंट में भी नहीं जा सकता था। और अगर उसे डाउडी को ब्रेक करना है तो उसे अपनी बॉडी के ब्लड को चेंज करना ही होगा।
इसलिए जोयान एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर झान लाओसान की आंखें शांत हो जाती हैं और एल्डर झान अपना सिर हिलाते हैं। साथ ही उन्हें पता था कि जोयान इससे एग्री होगा, लेकिन ओल्ड झान अभी भी घबराए हुए होते हैं। और जब जोयान इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो आप हार नहीं मान सकते। तो क्या आप निश्चित हैं? और एक बार फिर से वो पूछते हैं। तभी जोयान कहता है पीछे मुड़कर देखने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास पावर है तो आपके पास सब कुछ है, अगर आपके पास पावर नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहते हुए जोयान कमिटेड तरीके से उनकी तरफ देख रहा होता है कि अब तो मैं करके रहूंगा, और अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपने कपड़ों को साइड में रखते हुए उबलते हुए ब्लड पूल के अंदर कूद जाता है। जैसे ही जॉन ब्लड पूल के अंदर कदम रखता है तो उस ब्लड पूल का पानी जोयान की बॉडी के अंदर गिरने लगता है और जॉन को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। और ये जॉन के फोरहेड पर दिखाई देने लगती है, क्योंकि जॉन के फोरहेड से ठंडे पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बह रही होती हैं। और जोयान के चारों तरफ ब्लड रेड वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाता है, जो जोयान की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है। और जोयान अपनी बॉडी को यहाँ बैलेंस कर रहा होता है। साथ ही जोयान 1 स्टार डाउडी के लेवल से बहुत जल्दी ही 2 स्टार डाउडी पर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसकी पावर बहुत जल्दी घट रही होती है। और इस टाइम पे जोयान का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके माथे की नसें खुली हुई होती हैं और जोयान की बॉडी का ब्लड एसेंस इस कुंड के अंदर गिर रहा होता है। साथ ही ह्यूमन ब्लड एसेंस और डेमन ब्लड एसेंस मिलकर पूरे ब्लड पूल की एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। इस टाइम पे जोयान अपने होठों को कसकर काट रहा होता है, उसके मुंह के कोने से ब्लड निकलता जा रहा होता है और इस ब्लड पूल के अंदर समा रहा होता है। साथ ही जॉन के ब्लड एसेंस के कारण इस ब्लड पूल से रेड लाइट निकलने लगती है। तभी और जॉन कहते हैं छोटे साथी थोड़ा और। इस टाइम पे उनके चेहरे पर थोड़े से चिंता के भाव होते हैं, वो जोयान के दर्द को देख सकते थे। साथ ही जॉन को ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किसी जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया हो और उसकी पूरी बॉडी पे चींटियां काट रही हो, काफी ज्यादा पेन। साथ ही उसकी बॉडी की पावर जैसे जैसे खत्म होती जा रही होती है, दर्द बढ़ता जा रहा होता है। दूसरा पोल झान पूल के अंदर की ब्लड एनर्जी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। साथ ही वो ब्लड फ्लक्चुएशन की स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हैं ताकि जोयान यहाँ पे बेहोश न हो। साथ ही जॉन की बॉडी जिसके आसपास वॉर्टेक्स घूम रहा होता है, उसकी बॉडी से चारों तरफ से एनर्जी लाइट निकल रही होती है और जॉन की बॉडी के चारों तरफ घूम रही होती है। जोयान की आंखें कसकर बंद होती हैं और वो लगातार हिल रही होती हैं, जिससे पता चल रहा था कि जॉन को कितना दर्द हो रहा है। तभी जॉन के फोरहेड के बीच में क्लेन का पैटर्न धीरे धीरे अपीयर होता है, जिसमें एक अजीब सी लाइट निकलती है और टाइम बीतने के साथ साथ ब्लड पूल के अंदर की जो पावर होती है वो अपने पीक लेवल पर पहुंच जाती है। साथ ही ब्लड पूल काफी स्पीड से घूम रहा होता है और अब तो इसे देखा भी नहीं जा सकता था कि ये घूम रहा है। साथ ही उस तरफ ब्लड मिस्ट क्रिएट हो जाती है जो कि एक पर्दे की तरह लग रही होती है और वहीं से गोल्डन लाइट काफी सारी निकलने लगती है, जो पलक झपकते हुए जॉन की बॉडी के अंदर एंटर होने लगती है। जिससे जॉन की बॉडी अचानक से कांप उठती है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। साथ ही ओल्ड झान उनके इंप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस होते जा रहे होते हैं। उन्हें पता था डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर शायद ही कोई पर्सन हो जो इस तरीके के पेन को बर्दाश्त कर सकता हो, जो जीवन और मौत से भी ज्यादा बदतर था। साथ ही आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता था। साथ ही ब्लड पूल के अंदर चीखें लगातार गूंज रही होती हैं, जिससे पूरा ही क्यूरीफाइंग टावर या कि गोल्डन टावर गूंज रहा होता है। साथ ही ओल्ड झान भी डर से कांप रहे होते हैं। हालांकि वो जोयान से बहुत कम टाइम के लिए ही मिले थे, लेकिन उनके दिल में जोयान का काफी अच्छा इफेक्ट था। इसलिए वो कहते छोटे साथी तुम्हें जरूर ही इसे पूरा करना होगा, तुम्हें इसे कंप्लीट करना होगा। और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। साथ ही जॉन को लगभग ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय होने वाली हो और उसकी पावर अब 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट तक गिर जाती है। उसके आसपास की जो ब्लड मिस्ट होती है वो भी धुंधली हो गई होती है। साथ ही आसपास का ब्लड जॉन की मेरिडियंस को कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। साथ ही जॉन की काया यानी कि बॉडी और एक्यूपंक्चर पॉइंट पूरी तरीके से सिकुड़ गए होते हैं। साथ ही जॉन की बॉडी से कोल्ड किलिंग इंटेंट और रिलीज हो रहा होता है। तभी ओल्ड जॉन जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं टाइम आ गया। और ऐसा कहने के बाद वो अपनी बात को खत्म करते हैं और तुरंत ही ब्लड वॉर्टेक्स को तेजी से बदलना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इसकी स्पीड धीमी होने लगती है और ब्लड घूमना धीरे धीरे बंद हो जाता है। जिसके बाद इस ब्लड पूल से एक लाइट रेज निकलती है जो जोयान के सिर के ऊपर एक चक्र की तरह घूमने लगती है और धीरे धीरे जोयान के फोरहेड के बीच में उसका क्लेन टैटू अपीयर होता है और इसके अंदर वो एंटर होने लगती है। दूसरी तरफ जोयान अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसका चीखना अचानक से बंद हो जाता है। साथ ही उसका दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है और उसकी पलकें कुछ थकी हुई होती हैं। जिसके बाद आलसी आंखें वो बड़ी मुश्किल से उन्हें खोलता है। साथ ही उसमें काफी अजीब सा ही फ्लक्चुएशन होता है। अब तक जोयान की बॉडी भी वापस से धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है। जिसके बाद अजीब से फ्लक्चुएशन को फील करते हुए जोयान अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर ओल्ड झान कहते हैं ये सक्सेसफुल हुआ। साथ ही वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जोयान आखिरकार बच गया और उसने इसे सरवाइव कर लिया। जिसके बाद वो कहते हैं इस बच्चे का लक वास्तव में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इस समय ब्लड पूल में सब कुछ लगभग बंद हो गया होता है। जोयान पूल के सेंटर में बैठा हुआ होता है, उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही होती है। हालांकि उसकी प्रेजेंट टाइम के पावर 1 स्टार डाउडी लेवल स्टार्टिंग लेवल पर आ गई होती है, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड बह रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकता है और छिपा सकता है। जिसके बाद उस गोल्डन टावर के पीक पर कुछ अजीब से पैटर्न सेंटर में हल्की सी लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जॉन इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी ओल्ड झान कहता है ये आसान नहीं था, ये बच्चा
तुम सच में काफी अच्छे हो। इस टाइप पे ओल्ड जॉन काफी खुश होते हैं। उन्हें पता था इस ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करना कितना क्रूअल है। साथ ही आप सभी को पता होगा जो जोआन ने भी जोआन की बॉडी के अंदर जो क्लेन के ब्लड को चेंज किया था, तब भी वो कितनी पेनफुल प्रोसेस थी। उन्हें पता था ज्यादातर लोग इस प्रोसीजर में लगभग मारे जाते हैं और जॉन इसे सर्वाइव कर गया इसीलिए वो जॉन की और तारीफ कर रहे होते हैं। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, आपको इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं, ये तो सिर्फ लकीली मैं सर्वाइव कर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तभी ओल्ड जॉन चिंता से पूछते हैं, क्या तुम थोड़ा देर आराम करना चाहते हो? तभी जॉन कहता है, कोई जरूरत नहीं, मैं अब काफी अच्छी सिचुएशन में हूँ। हालांकि ये प्रोसीजर काफी ज्यादा पेनफुल है, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद वास्तव में रिकवरी स्पीड काफी ज्यादा तेज है। इसलिए मैं चाहता हूँ टावर के बाहर जाना और अपनी पावर को वापस से पाना और ब्लड एसेंस को अब्सॉर्ब करना। साथ ही मैं यहाँ पे ब्लड को महसूस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं और भी अंदर जाना चाहता हूँ। साथ ही मेरे पास ताकत नहीं है। ओल्ड जॉन, क्या आप लॉन्गी की बॉडी के अंदर के भी ब्लड को मेल्ट कर सकते हैं? ये सुनकर वो तुरंत ही कहते हैं, ये काफी खतरनाक है। हालांकि डायमंड टाइप के ब्लड को रखने ताकत काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती है और बहुत फायदा होता है, और अगर वो भी अपनी बॉडी के ब्लड को चेंज कर सकता है और इस ब्लड को मेल्ट कर सकता है अपने ब्लड के साथ, तो वास्तव में ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा हेल्पर हो सकता है। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी इस पूल के अंदर जाकर इस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर डाल सकता है? छोटे साथी, तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर जॉन तुरंत ही हैरान हो जाता है और खुद से ही कहता है, मैं कर सकता हूँ तो कोई क्यों नहीं कर सकता? तभी वो कहते हैं, इसके बारे में बात मत करो, फ्यूचर में तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। और ऐसा कहते वो बोलना एंड करते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे कोई रिफाइनिंग टावर से गायब हो जाते हैं। तभी जॉन कहता है, मैजिकल लुइस के बिना क्या मैं इसे अब्सॉर्ब कर सकता हूँ? तभी ओल्ड जॉन कहते हैं, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, और देखो भले ही तुम्हारे पास अभी 1 स्टार डाउडी लेवल की पावर है, लेकिन अब ये ब्लड तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। और ऐसा कहते वो जोयान की तरफ देखते हैं। तभी जोयान भी टावर के बाहर आता है और उससे फील होता है कि वास्तव में ये मॉन्स्टर एनर्जी है, वो उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही। तो जॉन कहता है, क्या ये इस ब्लड के कारण होना चाहिए जिससे उसने अब्सॉर्ब किया था? जिसके बाद जॉन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो आसपास जो मॉन्स्टर एनर्जी होती है वो तेजी से उसके हाथ में इकट्ठा होने लगती है। साथ ही जॉन काफी ज्यादा अलर्ट होता है और डरा हुआ भी कि कहीं इससे उसे चोट न लगे, लेकिन जॉन को जरा से भी चोट नहीं लगती और जॉन की होली फ्लेम से रिफाइन करने लगती है, जिससे जॉन काफी स्पीड से इसे अब्सॉर्ब कर पा रहा होता है। साथ ही इस ब्लड के कारण जॉन का ऑरा काफी ज्यादा स्पीड से काफी जल्दी बढ़ने लगता है और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक को काफी ज्यादा फास्ट माना जा सकता था इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो हालांकि उसी टाइम पे जब जोयान डेमन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा होता है तो डेमन ग्रेवयार्ड के बाहर हेवन अर्थ को हिला देने वाले चेंजेस हो रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं आधा महीना हो गया, लेकिन जो क्लेन का वो बच्चा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ मुझे लगता है उसे ट्रेजर मिल गया होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, ट्रेजर? पागल है क्या? एक घटिया क्लेन का घटिया लड़का, मुझे लगता है वो मर चुका होगा। और इस टाइम पे सभी लोग अपने अपने थॉट दे रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पे तो डेमन ग्रेवयार्ड के बाहर सबकी पिकनिक मन रही होती है। भाई सब अपने अपने ग्रुप के साथ बैठे हुए होते हैं और डिस्कशन चल रहा होता है इनका। खाना पानी तो स्टोरेज रिंग के अंदर से भी था। साथ यहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि इनकी क्वांटिटी को काउंट ही नहीं किया जा सकता है। साथ ही यहाँ तक कि इन 5 पीक पावरफुल पावर हाउसेस के पास भी जानलाव द्वारा क्रिएट किए गए बैरियर को तोड़ने के लिए और उसके सामने हार मारने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हालांकि डीड हो की 5 पीक पावर हाउसेस ने हार मान ली थी, फिर भी कई लोग थे जो हर दिन इस बैरियर को तोड़ने और गेट को खोलने की कोशिश करते थे, लेकिन होता वही था जो मंजूर झानलाव होता था। घंटा वो नहीं खोल पाते थे और बेचारे अपना मुंह जूते जैसे झुकाकर पीछे चले जाते थे। साथ ही कुछ ही दूरी पर काले कपड़े पहने वो 5 फिगर खड़ी हुई होती हैं और इनका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो पांचों ही जो काले कपड़े पहने हुए होते हैं उस स्टोन गेट के बैरियर की तरफ चले जाते हैं और उसके सामने रुक जाते हैं। और उसके बाद उनमें से एक एल्डर सामने की तरफ आता है और पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस करता है और अपने सामने के बैरियर की तरफ उसे अटैक करता है, जिससे एक तेज फ्लक्चुएशन होता है और ब्लास्ट होता है। लेकिन बैरियर में जरा सा भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसका अटैक समंदर में फेंके गए एक पत्थर जैसा था जो जरा सी बूंदाबांदी के बगैर ही गायब हो जाता है। इसीलिए वो पांचों के पांचों काले कपड़े पहने हुए लोग बिना कोशिश किए ही दोबारा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अपनी पावर के साथ इसे तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही इन पांचों ने जो पावर प्रोड्यूस की थी उसे देखकर तो पीछे खड़े हुए सभी लोग और भीड़ काफी ज्यादा हैरान होती है और लगभग हर कोई देख सकता था कि इन पांचों से डील करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि डाउडी लेवल के वॉरियर्स के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग पावर उन्हें उम्मीद नहीं था कि ये इतने पावरफुल होंगे। साथ ही 5 पीक पावरफुल पावर हाउसेस फैमिलीज भी इन पांचों लोगों को देख रही होती हैं। साथ ही इन पावरफुल अननोन लोगों के लिए वो काफी ज्यादा अलर्ट भी होते हैं कि क्या पता ये कौन सा पावरफुल काम कर दे। साथ ही यहाँ पे एल्यूजनरी मॉन्स्टर क्लेन सबसे ज्यादा अलर्ट था, क्योंकि इनकी वेशभूषा काफी ज्यादा अजीब थी और उनके सभी के कपड़ों के सामने स्नेक के जैसे पैटर्न बने हुए होते हैं जो लोगों को और भी ज्यादा मिस्टीरियस होने का एहसास दे रहे होते हैं। साथ ही मॉन्स्टर क्लेन के लोग इनकी हरकतों पे ध्यान दे रहे होते, लेकिन इनकी पावर के सामने वो काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे होते और कोई भी जल्दबाजी दिखाने की हिम्मत नहीं करते। दो सब इमोजियाओ के सभी मेंबर्स इन लोगों को देख रहे होते और इनके पीछे खड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने भी चुपचाप कुछ न कहने का डिसीजन लिया होता है, मानो वे भी इन लोगों से डर रहे हो। तभी काले कपड़ों में एक आदमी तुरंत कहता है, ऐसा लगता है कि हम इसे ओपन नहीं कर सकते। यह एनर्जी बैरियर न केवल स्ट्रॉन्ग है बल्कि काफी अजीब भी है। यहाँ तक कि ऐसा कौन सा पावरफुल पर्सन होगा जो इस तरीके के बैरियर को क्रिएट कर सकता है? हमारे कक्का झाओ लान है जिसने इसे क्रिएट किया है बच्चा।
तभी दूसरा बंदा कहता है इतने महत्वपूर्ण पर्सन ने स्टोन गेट के बाहर इतना पावरफुल बैरियर क्रिएट किया है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर होने चाहिए। तभी तीसरा बंदा कहता है लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे केवल एक ही पर्सन अंदर गया है, वो भी जियो क्लेन का था, जिसका नाम क्या था रे बाबा? जियो यान था। हालांकि उसकी आवाज को सुनकर काफी पावरफुल लोग उसकी तरफ देखते हैं। तभी ईमो जियो का ई जेंटियान काफी रिस्पेक्टेडली आंसर देते हुए कहता है हाँ, उसका नाम जियो यान ही था। जिसके बाद वो जियो योंग की तरफ देखता है जो कि उसके क्लेन में शामिल हो गया था। तो वो ब्लैक पर्सन तुरंत ही कहता है क्या तुम वही हो जिसने उस बच्चे के साथ फाइट की थी? जिसपे जियो योंग तुरंत ही जल्दबाजी में अपना सिर हिला देता है। जिसके बाद वो कहता है हमने एक दूसरे से फाइट की और उसकी पावर इंटरमीडिएट 1 स्टार डाउडी लेवल पर है और मुझे लगता है कि इस टाइम तक वो मर चुका होगा। और ऐसा कहते हुए जियो योंग कुछ नाराज भी होता है। ये सुनकर वो पर्सन हाफ एजेड मैन ब्लैक पर्सन जियोंग योंग की तरफ खाली नजर डालता है और अपने साथी की तरफ देखते हुए कहता है आपने कहा था हम यहाँ पे इस चीज की तलाश करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहता है चाहे वो चीज हमें मिले या ना मिले, हमें पहले जियो क्लेन में जाकर देखना होगा। साथ ही चाहे हम जिस चीज की भी तलाश करें वो अंदर है या नहीं, हमें उस बच्चे को पकड़ना होगा और अगर वो बाहर आता है तो ये ठीक है, हम सीधे ही उसे पकड़ लेंगे। उसकी बात को सुनकर बाकी के ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर्स तुरंत ही अपना से हिला देते हैं। जिसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करते और इसके बाद वो जियो क्लेन की डायरेक्शन की तरफ उड़ना स्टार्ट करते हैं और पलक झपकते ही वो ब्लैक पर्सन जियो क्लेन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो जियो क्लेन के सामने खड़ा होता है तो जियो क्लेन के एल्डर उनकी तरफ देखते हैं। तभी वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि एल्डर जियोली और बाकी के एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही वहीं पे एक ताजगी भरी ब्लू कलर की फिगर अपेयर होती है जो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही होती है और इसे जियो कोई ही होना चाहिए। तभी एल्डर जियोली आगे आते हुए कहते हैं मैं जियोली हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन लोग हैं और आप मेरे जियो क्लेन को क्यों तलाश रहे हैं? और इस तरह कहते हुए वो उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी वो ब्लैक पर्सन कहता है आपको हमारी आइडेंटिटी जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि आपके क्लेन का एक मेंबर इस रुइंस के अंदर इंटर हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम इस पर्सन के बाहर आने का इंतजार करेंगे और अगर आप उसे हमें सौंप देते हैं तो हम आपके क्लेन को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। और ऐसा कहते हो पांचों लोगों का जो लहजा होता है काफी कोल्ड होता है और वो अपना सिर उठाते हैं और उनकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट हो रहा होता है। हालांकि इससे पहले एल्डरली कुछ कह पाते जियो कोई तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहती है आपको क्या लगता है कि आप कौन है और हम आपके कहने पे अपने क्लेन के मेंबर्स को आपको सौंप देंगे, भाड़ में जाइए। तभी जियोली आगे आते हुए कहते हैं मेरी बेटी थोड़ी सी नादान है, उसे माफ करना। जहाँ तक ट्राइब का मामला है तो हमें इस पर बात करने और सोचने का कुछ टाइम दे, हम आपको 3 दिनों में बताएंगे। और ऐसा कहते हुए जियोली जियो कोई की तरफ देखते हैं और जल्दबाजी में कोई उत्तर नहीं देते। तभी काले कलर के कपड़े पहने हुए लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उड़ जाते हैं। ये सुनते हुए वो तुरंत ही कहती है ग्रैंडफादर और जियो कोई तुरंत ही जमीन में पैर पटकती है। हालांकि वो नहीं जानती थी कि इन काले कपड़े पहने लोगों की ताकत कितनी खतरनाक थी, लेकिन जियोली को अच्छी तरीके से पता था कि इन 5 ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोगों ने जो पावर शो की थी वो काफी खतरनाक थी। यहाँ तक कि एल्डर जियोली जिनकी पावर 3 स्टार डाउडी लेवल पर थी वो भी उनकी पावर को फील नहीं कर पा रहे थे, जिसका मतलब था इन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ ही उनके पास इनके साथ तो फाइट बैक करने की भी पावर नहीं थी और इन्हें देख कर लग रहा था कि ये बिल्कुल भी दयालु नहीं है और इस टाइम पे अगर उनका गलत फैसला होता तो ये जियो फैमिली के लिए भी बड़ा सा डिजास्टर ला सकता था। इसीलिए एल्डर जियो यहाँ पे शांत होने का नाटक करते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ को लहराते हुए जियो क्लेन की भीड़ की तरफ चले जाते हैं और इसके बाद तियानमो माउंटेन रेंज के अंदर जियो कबीले से फर्स्ट दिन जियोली और जियो लॉन्ग टीम को गाइड करते हैं और इसके बाद जियो क्लेन के सभी एल्डर तियानमो माउंटेन रेंज पर इकट्ठा होते हैं। जिसके बाद जियो क्लेन के सभी एल्डर्स जियोली मामला समझाते हैं, जिसपे जियो लॉन्ग सबसे पहले इसमें आपत्ति जताते हैं और कहते हैं मैं जियो यान को किसी भी हालत में इन्हें नहीं सौंपूंगा, चाहे ये मर जाएं। साथ ही वो काफी नाराज भी होते हैं और काले कपड़े पहने हुए इन लोगों को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। आखिरकार उनका क्लेन बिना किसी रीजन के इतने टैलेंटेड पर्सन जियो यान को कैसे सौंप सकता था, इसलिए वो मौके पर ही मना कर देते हैं। क्योंकि अगर जियो यान अपने क्लेन के मेंबर्स को सौंपना पड़ा बाहरी लोगों को तो डी जो में उनका क्या ही चेहरा रह जाएगा। साथ ही अगर जियो ने डेमन ग्रेवयार्ड के अंदर कुछ ट्रेजर्स प्राप्त किए तो जियो की क्वालिफिकेशन को देखते हुए इस बार उनके क्लेन को भी काफी बड़ा नुकसान होगा और उनका ड्रीम जो कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उनकी पावर को बढ़ाने वाला था वो एक बार फिर से टूट जाएगा। साथ ही जियो लॉन्ग की बात को सुनकर काफी सारे एल्डर्स भी उदास होते हैं। तभी चौथे एल्डर जियो बूटियान कहते हैं मुझे लगता है कि मेरा थॉट अलग है और हर किसी ने सिचुएशन देखी है। ये 5 काले कपड़े पहने हुए पर्सन उनकी पावर कोई मामूली नहीं लगती। यहाँ तक कि सेकंड एल्डर आप यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आप इन ब्लैक पर्सन की पावर को फील कर सकते हैं? ये सुनकर जियोली कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन वास्तव में हेल्पलेस होकर से हिला देता है। ये सुनकर वो तुरंत ही कहता है यहाँ तक कि सेकंड एल्डर भी उसकी पावर को फील नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि उनकी पावर कम से कम 4 स्टार डाउडी तो होनी ही चाहिए और बाकी के 4 लोग वो भी इतने ही पावरफुल होने चाहिए। और अगर आप जियो यान को नहीं सौंपते हैं तो हम इन 5 ब्लैक कलर के कपड़े हुए पहने हुए लोगों से कैसे निपट सकते हैं? तभी एल्डर जियो लॉन्ग जो बूटियान को डांटते हुए कहते हैं जो बूटियान यहाँ लोगों को मैनिपुलेट मत करो,
सभी ने इसे देखा है कि यहाँ पे ई डेमन सेक्ट के ही लोग थे जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लोगों को यहाँ तक लाए हैं। यहाँ तक कि आपका अच्छा डिसाइबल जो योंग वो भी ई डेमन सेक्ट के मेंबर्स के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि उसने हमारे जो क्लेन के मेंबर के साथ फाइट की है। और जाहिर है कि अभी भी जो योंग के कारण ही जो यान को इस एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर जाना पड़ा था। ये सुनकर जो वुडियन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ जाती है और इसके बाद वो बिना किसी जल्दबाजी के कहता है लड़ो। तो फिर आप लड़ सकते हो। क्या आपको लगता है कि हमारा पूरा क्लेन 4 या 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से निपट सकता है? और एक जो यान के लिए क्या हम अपने क्लेन को खत्म करने की कीमत चुका सकते हैं? क्या हमारा पूरा क्लेन इंपॉर्टेंट है या अकेला जो यान? और इसके अलावा जो यान अभी भी हमारे क्लेन का मेंबर नहीं बना, इसीलिए उसे क्लेन का मेंबर नहीं माना जा सकता। और ऐसा कहते वो हिडन तौर पर खुद पे काफी प्राउड करता है। और इसके बाद कहता है जो यान, ऐसा लगता है कि मैं क्लेन कॉम्पिटिशन का और इंतजार नहीं कर सकता। उसे अच्छा से पता था कि जो यान जो फैमिली के ओरिजिन के सामने तो कुछ भी नहीं है और कोई भी जो यान के लिए अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुआ नहीं देखेगा। इसलिए जो वोटियन कहता है जो यान इस बार तो तुम गए। बेटा एल्डर मैं सच सच बता रहा हूँ, वो बंदा पावरफुल हो ना हो, उसके साथ जो बंदा है ना वो किसी को भी पेल सकता है, तुझे तो ढंग से। साथ ही जो यान को बाहर निकालने के लिए उसने जो योंग पे भरोसा किया था। हालांकि अब जो योंग को क्लेन से बाहर निकाल दिया गया था और वो वास्तव में लापरवाही से ई डेमन सेक्ट के साथ जुड़ गया था। तो जो बूटियान के पास अब जो यान को बाहर निकालने के लिए और उससे छुटकारा पाने के लिए यही सबसे सुटेबल रास्ता लगता है। और उसकी बात को सुनने के बाद जो क्लेन के सभी एल्डर्स चुप हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोंग भी जो बूटियान के वर्ड्स का खंडन नहीं कर सकते थे। लात मार के क्लेन से बाहर निकाल दो, ऐसे बंदे की जरूरत ही क्या है? फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर तुम ही लोग हो। अब देश का प्राइम मिनिस्टर क्लर्क से थोड़ी सैलरी लेने जाएगा। मारो लात, निकाल दो क्लेन से बाहर साले को। हालांकि इस टाइम पे सभी एल्डर जानते थे कि क्लेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लेन के लिए जो यान का सेक्रीफाइस वास्तव में दिया जा सकता है। तभी जो वोटियन एक बार फिर से कहता है मुझे लगता है कि जॉन को सौंप देना चाहिए, हमारे क्लेन को बनाए रखना यही एकमात्र तरीका है। आप सब क्या सोचते हैं? फट्टू साला। इस टाइम पे उसकी भौहें चढ़ी हुई होती हैं और चेहरे पे काफी प्राउडफुल इंप्रेशन होते। फट रही है साले तेरी लड़ने में। प्राउडफुल इंप्रेशन लेके तू का टमाटर बेचेगा। इस टाइम पे सभी एल्डर्स का चेहरा एल्डर जोली की तरफ होता है क्योंकि वो एल्डर जोली की राय को जानना चाहते थे और वो जानना चाहते थे कि एल्डर जोली कैसे निपटेंगे इस मामले से। आखिरकार जो क्लेन का जो भी मैनेजमेंट था वो उन्हीं के हाथों में था। साथ ही जोली को भी पूरी तरीके से पता था कि ये सिचुएशन जो क्लेन के प्रेजेंट और फ्यूचर से डिपेंडेंट करती है और उन्हें पता था कि उनका डिसीजन जो क्लेन उसके लक को डिफेंड करेगा और उसके फ्यूचर को। जिसके बाद वो कहते हैं अगर हम लोगों को सौंप देते हैं तो जैसे जियो लॉन्ग ने कहा फ्यूचर में डी झोंग में जो क्लेन की पावर काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी और हम अपना चेहरा भी खो देंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। साथ ही हम जो यान को भी खो देंगे जो कि पावरफुल टैलेंट और इतनी ज्यादा शानदार प्रतिभा है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें अपने सामने के इन फिगर्स के साथ फाइट करनी होगी और इनसे निपटना काफी ज्यादा कठिन है क्योंकि ये पावरफुल हैं और वो अपनी पावरफुल लोगों को बुलाकर जियो क्लेन का सचमुच सफाया कर सकते हैं। तभी जोली कहते हैं रुको रुको, ऐसा लगता है कि अभी कुछ छूट रहा है। और उनके दिमाग में एक थॉट आता है और वो तुरंत ही कहते हैं मैंने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। और इसके बाद जोली जियो लॉन्ग की तरफ हाथ हिलाकर एक तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जियो लॉन्ग जो यान के लिए उदास फील कर रहा होता है, इसलिए वो जोली की तरफ चले जाते और अपने दिल में हल्की सी उम्मीद की तरह वो सोच रहे होते कि बस कोई रास्ता निकल आए। दूसरी तरफ एल्डर्स भी उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे होते हैं क्योंकि जो भी डिसीजन था जोली का ही डिसीजन था। हालांकि जब एल्डर जोली जियोलॉन्ग किनारे पर पहुंचते हैं तो वो जियोलॉन्ग से पूछते हैं। सत्य आवाज इतनी धीमी थी कि वही दोनों सुन सकते थे। जिसके बाद वो कहते हैं मैंने सुना है कि एम्परर मिंग ने जो यान के लिए कंपास भेजा था, है ना? ये सुनकर जियोलॉन्ग की आंखें साइन होती है और वो तुरंत ही कहते हैं यह सही है, मैंने इसकी उम्मीद क्यों नहीं की, जो यान के पास एक कंपास है। तभी जोली खुद से ही कहते हैं क्या तुम कंफर्म हो? जिस पे जियोलॉन्ग कहते हैं 100%। तभी जोली अपने हाथ को जियोलॉन्ग के कान की तरफ रखते हुए काफी धीमी आवाज में कहते हैं हमें यही करना है। और कुछ फुसफुसाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता। हमें नहीं बताया जाता कि क्या फुसफुसाया। साथ ही जियोलॉन्ग बीच बीच पे टाइम से हिला रहे होते हैं। दूसरी तरफ सभी एल्डर जोली और जियोलॉन्ग की तरफ देख रहे होते हैं और काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये डिस्कस क्या कर रहे हैं और क्या कानाफूसी है। दूसरी तरफ जो बूटियान उसका भौहें चढ़ी हुई होते हैं और चेहरा बुरा होता है। साथ ही उसे भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या डिस्कस किया। थोड़ी देर बाद जोली जियोलॉन्ग के पास वापस आते हैं और सभी एल्डर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे अचानक कुछ सवाल याद आए हैं, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं एक तो इस ब्लैक पर्सन ने इस बात पे जोर क्यों दिया कि हम जो यान को सौंप दें। साथ ही अंत में एक एनर्जी बैरियर दिखाई दिया जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि 4 स्टार डाउडी और 5 स्टार डाउडी का आदमी भी इसे नहीं तोड़ सकता। तो इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर कौन क्रिएट कर जाएगा? और इस टाइम पे जोली इस टाइम पे बस बकवास करना चाहते थे। तभी सभी एल्डर्स भी एक के बाद एक सोचने लगते हैं और कहते हैं हाँ, हमने भी इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। दूसरी जोली इनके आंसर का वेट करते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि एशियन डेसोलेट टॉम के अंदर ट्रेजर होना चाहिए जो काले कपड़े पहने आदमियों के पास होगा, मतलब उन्हें चाहिए होगा। और जो यान के टॉम के अंदर एंटर होने के बाद इस टॉम ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया होगा। साथ ही मुझे लगता है
कि इस पावरफुल बैरियर को क्रिएट करने वाला पर्सन शायद जियो यान ही हो। शायद उसकी पावर हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? साथ ही जियोली जियो फैमिली के मैनेजमेंट एल्डर होने के लायक भी थे, क्योंकि उन्होंने जो भी फैक्ट रखे होते हैं वो वास्तव में इस सिचुएशन के सामने फुलफिल हो रहे होते हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो एल्डर्स को बताना चाहते थे ये मामला उतना भी इजी नहीं जितना उन्हें लग रहा था। दूसरी तरफ जियो बूटियान स्पष्ट तौर पर जियोली के इरादों का अनुमान लगा लेता है, हालांकि वो इस चीज से एग्री नहीं था, इसलिए वो गुस्से में कहता है, सेकंड एल्डर, वास्तव में आपका कहना काफी ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता कि हम पूरे ही क्लेन की लाइफ को खतरे में डाल दें। हमें किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन की मदद लेनी चाहिए। तभी एल्डर कहते हैं, हे चिंता मत करो यार, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जॉन को नहीं सौंपूंगा। क्या अभी भी 3 दिन नहीं बचे हैं और हो सकता है कि जॉन पहले ही वहाँ पे मर चुका हो। हालांकि ये कहना मुश्किल है और इसके अलावा क्या आप नहीं कह रहे हैं कि जोयान को मेरे जियो क्लेन के मेंबर के तौर पर नहीं गिना जा सकता? तो आइए इंतजार करें और देखें कि क्या होता है। 3 दिन बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, जिसके बाद वो कहते हैं इससे पहले हमें जियो क्लेन में जाना होगा और कोई भी हो कुछ भी हो यहाँ पे हमारे क्लेन के मेंबर के ऊपर कोई भी खतरा क्यों ना हो, हमें जियो फैमिली की डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना होगा। इसलिए बूटियान तुम इस स्टेज को लीड करोगे और 3 दिनों के बाद रिजल्ट चाहे कुछ भी हो तुम्हें ही सब कुछ डिसाइड करना है। जियोलोंग और क्वियर मेरे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर तो जियो बूटियान काफी ज्यादा खुश होता है कि 3 दिन बाद मैं डिसीजन ले सकता हूँ। इसका मतलब मैं तो जोयान को दे दूंगा। और उसे लगता है कि शायद जोली और जियोलोंग जोयान को खुद देने का फैसला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला लेने का हक मुझे दे दिया और वो वापस जाना चाहते हैं डिफेंस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी खून खराबा ना हो। और ये सिर्फ एक बहाना था। हालांकि तभी जियोलोंग कहते हैं, जियोली तुम जाओ और क्वियर को आराम के लिए ले जाओ, उसे आराम की जरूरत है। मैं जाकर एम्पर मिंग से मिलता हूँ और इसके बाद मैं तियानमिंग वैली घूम कर आता हूँ। और इसके बाद वो तियानमिंग वैली के डायरेक्शन की तरफ उड़ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे उड़ जाता है।